चलिए, क्या हाल चाल? बढ़िया है। हल्ला काहे कर रहे हैं? हे भगवान, हल्ला मत कीजिए। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन बैंक मिलेगा आपको। आ जाइए, आइए। खुश रहिए। देखिए, रख दीजिए। कैमरा में देखिए, कैमरा में देखिए। आप तो पहले से जॉब में है, जॉब में है ना? राजेश जी हैं, राजेश, राजेश कुमार दास। फाउंडेशन और टारगेट दोनों बैच किए हैं। पहले से बिहार पुलिस एक्साइज में है और इस बार 1275 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एक बार इनके सिलेक्शन के लिए जोर से ताली। तो जॉब में रहते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रखे और फाइनल सिलेक्शन लिए। जॉब में रहते हुए तैयारी करना थोड़ा कठिन हो जाता है। कठिन इसलिए हो जाता है कि समय नहीं मिलता है, लेकिन आसान भी हो जाता है। और आसान इसलिए हो जाता है, टेंशन नहीं रहता है रिजल्ट हो या ना हो। हो गया तो बहुत बेहतर, नहीं हुआ तब पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। रिजल्ट नहीं होने पर दिक्कत तो होता ही है, लेकिन फिर भी जॉब में रहने पर जो है रिजल्ट नहीं होने पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। समझ गए? तो संस्थान की तरफ से गिफ्ट लाइए तो हो इनके लिए। और हाँ, आप जो है 21 को फंक्शन है, पता है आपको? पता है ना? घर कहाँ है आपका? मधेपुरा घर है। वाह रे बहादुर, मधेपुरा का लोग सब पढ़ने लगा है ना। मधेपुरा का लोग सब तो बदमाशी बहुत करता है। अरे बाप रे सर, आप सुबह वाले टेस्ट में क्यों नहीं आ रहे? मम्मी पूछ रही थी। अच्छा, आएंगे आएंगे, मम्मी को बोल दीजिएगा अगले सप्ताह से हम आएंगे, ठीक है? अरे हम आपको बता रहे हैं, पिछले दिन जो है खगड़िया या बेगूसराय साइड के जो है एक गार्जियन आए हुए थे, मम्मी पापा दोनों साथ में। विद्यार्थी नहीं आया था, उनके गार्जियन ही आए हुए थे। उनके पापा बता रहे थे कि हमारा बेटा आपके यहाँ पढ़ता है और उसकी मम्मी जो है ना, उसकी माँ भी बैच ली हुई है। माँ इसलिए क्लास करती है ताकि अपने बच्चा से पूछ सके, क्वेश्चन पूछ सके, और माँ को ये पता रह सके कि मेरा बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। समझे? तो एक गार्जियन का कॉन्शसनेस देखिए कितना होता है अपने बच्चा के प्रति, कि मतलब घर के काम को देखते हुए हमारे लिए भी 2-3 घंटा समय निकालती है और देखती है क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद अगर उसका बच्चा सफल नहीं हो रहा है तो अभिशाप है। समझ गए? कौन हमारा गार्जियन? तो हमको लगता है सिर्फ पैसा दिए। हमारा गार्जियन सच में हमको सिर्फ पैसा दिए हैं, लेकिन इतना नहीं देखे हैं कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन गार्जियन जो है इतना ज्यादा कर रहे, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। तो आप लोग की मम्मी भी क्लास और देखती है ना? अच्छा, आएंगे, बहुत जल्दी आ रहे हैं, अगले सप्ताह से आ रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा राजेश जी कुछ बोलिए।
कुछ बोलिए ना। और राजेश जी है यहाँ पे, कुछ बोलिए इन लोगों। और 21 का निमंत्रण है, 21 को आना है और निश्चित आना है, और संभव हो तो अपने गार्जियन के साथ आना है, मम्मी पापा के साथ आना है, समझ गए। 21 को आइएगा ना, 21 तक यहीं रहिएगा। चलिए ठीक है, तब तो बहुत बढ़िया है। 21 को आइएगा पक्का, ठीक है। 21 को पक्का आना है। और जो है देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना काम करने में विश्वास करते हैं, मेहनत करने में विश्वास करते हैं। फालतू की चीजों में पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और देखिए बात क्या है जानते हैं, बात ये है, हमको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, हमको क्वेश्चन बनाना है, हमको नया बैच देना है, क्वेश्चन बैंक पे काम करना है, तो काम बहुत सारा है। तो इसी वजह से जो है फालतू चीजों में हमको पढ़ना पसंद नहीं है। लेकिन जो है कुछ लोग पढ़ाते नहीं है, हवाबाजी पर जो है काम चल रहा है, उनके लिए काम कोई और करता है, मटेरियल कोई और तैयार करता है। तो हमको फालतू चीजों पर कमेंट करना उचित नहीं लग रहा है। लेकिन श्रुति कुमारी जी का एक अपील है कि हम कुछ बोले। देखिए एक बात सबसे पहले आप समझिए, आपको जब हम झूठ बोलते हैं, यानी जब कोई भी इंसान झूठ बोलता है, तो उस झूठ को लेकर के वो हजार सफाई देता है। लेकिन ना हमने झूठ बोला है, ना हमने गलत किया है, ना हमने झूठ बोला है और ना हमने गलत किया है। तो इसी वजह से सफाई देना हम उचित नहीं समझते हैं। लेकिन जो है हमें भी पता चला है बहुत तरह का बात। 2 लाख में एक लड़की को खरीद लिए, मतलब उसके रिजल्ट को खरीद लिए। 2 लाख में एक लड़की के रिजल्ट को हम खरीदे हैं, और लड़की एकदम गरीब थी। मतलब कहानी बनाना कोई सीखे, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पे झूठ नहीं बोला होगा। और जो झूठ का खेती ही करता है, झूठ का कहानी ही बनाता है, उस पर टिप्पणी करना हमें उचित नहीं लग रहा है। तो हम किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बस हम यही कहेंगे, हम ईमानदारी से काम करते हैं। बस लोग दायां बायां इधर उधर बोलते रहता है, बोलने दीजिए। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है बोलना, बोलते रहने दीजिए। लेकिन हाँ, एक शायरी सुनाएंगे इस बात पे हम आपको। शायरी सुनिए इस पे। सुनिए राजेश जी, आप भी सुनिए, जीवन में काम आएगा। हाँ सुनिए। अब कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? यहां मां सीता भी बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यही है, और सीधा सा बात है। एक और नहीं तो, और हां श्रुति जी, आपके माध्यम से हम एक, हाँ जो भी है उससे मतलब नहीं है। श्रुति जी, हम आपके माध्यम से उन लोगों को यह चैलेंज देना चाहते हैं जो लोग ये बात बोले हैं। 2 लाख में हम किसी लड़की को खरीद लिए हैं, उसके रिजल्ट को खरीद लिए हैं। वो उस लड़की को हमारे स्टेज पर खड़ा करे, हम उसको 2 करोड़ रुपया देंगे, नहीं तो वो 2 करोड़ हमें दे। और खरीदना ही होता
इतना क्षमता अपना विकसित कर लिए हैं, इतना क्षमता अपना विकसित कर लिए हैं, खरीदना ही होता 1275 के 1275 को खरीद लेते हैं, समझे। तो ये सब हम नहीं करना चाहते हैं टिप्पा टिप्पणी, क्योंकि हमें इन चीजों में विश्वास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब हमने गलत किया ही नहीं है तो सफाई किस बात का, जब हमने झूठ बोला ही नहीं है तो सफाई किस बात का। लेकिन हम पुनः ये बात कह देना चाहते हैं, जो लोग कहानी बना करके बोल रहा है वो हमारे स्टेज पे उस लड़की को प्रकट कर दे, 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़, 2 करोड़ उसको देंगे हम, 2 करोड़, नहीं तो वो हमको 2 करोड़ दे, समझ गए, जो कहानी बना करके बोल रहा है, समझे। तो ये सब चलता रहेगा, समझे। बस आप लोग का काम अपना पढ़िए, पढ़ते रहिए, समझे, और कुछ न है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। चलिए, तो मिठाई खिलाते हैं हम अपना, आपका मिठाई हम खा लेंगे। मिठाई तो बहुत बड़ा लाए हैं हो। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए सुधा, हमको भी खिलाइएगा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, हल्ला नहीं कीजिए। आ जाइए ना, आ जाइए, आ जाइए आप लोग, आ जाइए। मिठाई बढ़िया है वो, खा लेते हैं पूरा। क्या क्या होगा, थोड़ा और मोटे हो जाएंगे, और क्या। वही तो, हाँ राजेश जी बताइए, आपको कितना हम खरीदे हैं? राजेश जी को भी हम खरीदे हैं, सुधा को भी खरीदे हैं, सारा रिजल्ट खरीदे हैं, समझे। मतलब देखिए कहानी कितना बढ़िया से गढ़ा, गरीबी का मासूमियत। अच्छा, गरीबी का मासूमियत। ओ 88, वाह। कुछ बोलिएगा इन लोगों को, कुछ बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए। आप यहां पढ़े हैं, उसका जो भी अनुभव है बोल दीजिए, कुछ भी। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राजेश कुमार दास है, मैं मधेपुरा जिला से बिलोंग करता हूं। अभी मैं वर्तमान में 689 जो पोस्ट आया था एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें कार्य कर रहा हूं।
मैं दरोगा टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच दोनों किया हुआ हूँ। मैं यही कहूँगा सर, जो पढ़ाते हैं इतना डीप में पढ़ाते हैं, इतना डीप में मैंने और किसी भी सर को पढ़ाते हुए नहीं देखा है। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। और कोई भी वैकेंसी हो उसका फॉर्म आने से पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एक बार में फुल एंड फाइनल क्लियर होगा, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। धन्यवाद। संस्थान के तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है और मेन गिफ्ट उस रोज मिलेगा, ठीक है। और पॉसिबल हो तो मम्मी पापा आ सकते हैं तो बुला लीजिएगा, ठीक है, पॉसिबल अगर हो तो। चलिए चलिए जाइएगा तो निकलिए, ठीक है। आ जाइए अब सुधा, आप वेट कीजिए, पहले सुधा आई है। सुधा और स्वीटी, अच्छा। और सुधा के बारे में जहां तक हमें स्मरण है, टेस्ट में प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता था। प्रत्येक शनिवार को 1275 वाले वैकेंसी में प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होता था। बैच की लड़की रही है, संभवतः तीसरा बैच, तीसरा या दूसरा बैच, तीसरा बैच, शाम में 5 से 7, शाम में 5 से 7 तीसरा बैच था। उसी बैच की लड़की रही है सुधा। और टेस्ट में टॉप लड़का लड़की में, टॉप लड़का लड़की में सुधा जो है कई बार हमारे ख्याल से स्टेज पे आई है। हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? हमारे ख्याल से सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। टेस्ट में हमेशा से टॉप रही है, तो स्वाभाविक सी बात है रिजल्ट तो होना ही था। और जो है आप लोग भी मेहनत कीजिए और आप लोग भी ऐसे ही सफल होकर के आइए, मिठाई खिलाइए। और थोड़ा मोटे हो गए हैं, थोड़ा और मोटे बना दीजिए हमको। और क्या कहेंगे, और तो कुछ नहीं कहेंगे। सुधा, आप क्लास किए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो थोड़ा सा आप अपना अनुभव इन लोगों के साथ साझा कीजिए। और फिर उसके बाद रविशंकर खगड़िया का है, बहुत पुराना विद्यार्थी है, समझ गए। और फिलहाल रविशंकर जो है ग्रुप डी में था, परसों संभवतः रिजाइन मारे हैं, रिजाइन मार के आए हैं, रिजाइन मार के आए, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो खगड़िया के हैं और पुराने विद्यार्थी हैं, 2446 से ही साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी कारण बस नहीं हो रहा था। ग्रुप डी फाइनली ज्वाइन कर लिए थे और अंतिम में 1275 में फाइनल सिलेक्शन रविशंकर का हुआ है। तो फिर रविशंकर से भी हम आपको अवगत करवाएंगे, लेकिन पहले सुधा से आप 2-4 लाइन जो है जानिए, कुछ भी बोल दीजिए जो आपके मन में है। आप ही की बहन है, आप ही के भाई हैं, सब समझ गए। क्या बोले सर? मेरा नाम स्वीटी कुमार हुआ और मेरा घर सासाराम है। मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहला अटेम्प्ट में पूरा सासाराम। सासाराम पहला था। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और सब लोग बोल रहा था कि एज में छड़ जाएगी तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 2001 था, तो फिर लेकिन हो गया। मार्क अच्छा होगा तब तो हो गया। हाँ, सब बहुत लोग बोला कि नहीं होगा, एज में छाड़ देगा, लेकिन ठीक। हाँ, कितना लोग बोला कि मत करो फिजिकल, फिर भी की है। हम बोलते हैं आपके बारे में। पहला अटेम्प्ट था ना, स्वीटी उर्फ सुधा, सासाराम की रहने वाली है। पहला अटेम्प्ट था, 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और 2024 चल रहा है, मतलब 2001 23 साल। और पहला अटेम्प्ट में जो है इनका क्लियर हुआ। ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? 19-22, 2019-22 सेशन था, 2022 में इनका ग्रेजुएशन हुआ है और 2024 में जो है क्लियर हो गया है। और पापा क्या करते हैं आपके? ट्रैफिक पुलिस है। और कितने भाई बहन हैं आप? 4। बड़ी हैं या छोटी? सेकेंड नंबर पे। और चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और पहली बार में इनका सिलेक्शन हुआ है और काफी कम उम्र में इनका सिलेक्शन हुआ। एक बार इनके लिए जोर से ताली।
इससे पहले इनका कोई एग्जाम नहीं निकला था, पहला एग्जाम दरोगा ही है, और शुरू से लेकर लास्ट तक जो है अंतिम सफर तय कर ली। आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं, समझ गए, और के तुलना में जो है ज्यादा बधाई के पात्र हैं आप, यानी सुधा उर्फ स्वीटी या स्वीटी उर्फ सुधा, क्योंकि पहली बार में फाइनल तक पहुंचना बड़ी बात है अपने आप में, समझ गए। तो हम आपको मिठाई खिलाते पहले, इस संस्थान का मिठाई है। आइए तो, आइए 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 आइए, काहे शर्मा रहे हैं, शर्माइए नहीं। आइए आइए, आराम से आराम से आराम। और क्या हुआ सर? प्रणाम, मेरा एनसीएल जाति निवास है, लास्ट दिसंबर का बना हुआ है। नहीं, फिर से नहीं बनवाना पड़ेगा, दिसंबर 2023 का है, काम चल जाएगा आपका, ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है। और सुधा 21 को फंक्शन है, आना है, और मम्मी पापा के साथ पॉसिबल हो तो मम्मी पापा के साथ है ये, और संस्थान की तरफ से एक ये छोटा गिफ्ट दिया जा रहा है। आगे जो है मेन गिफ्ट 21 तारीख को मिलेगा, 21 को आना है, ठीक है। फोटो लेना है, ले लीजिए, लीजिए फोटो लीजिए, वेट कर रही है बेचारी, इनका फोटो हो। मोबाइल दे दीजिए आप अपना, एक और भेजिएगा तो। क्या का है घर पे? मम्मी का तबीयत खराब है, नहीं किसको आइएगा, हम तो यही बोलेंगे, एक विद्यार्थी मेरा कम हो जाएगा, सब गिनने के लिए आएगा, क्या एगो विद्यार्थी आया, वैसे में कम हो जाएगा तो कैसे होगा बताइए। प्रयास कीजिएगा ना 21 को रहने का, 21 को फिर 22 को चले जाइएगा, 21 को एकदम रहने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लोग गिनने आएगा, ठीक है, ठीक है, 21 को रहिएगा, ठीक है, ठीक है, खुश रहिए। आ जाइए अब रवि, चलिए देखिए, रवि शंकर कहा जाता है ना, लक मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका जो बैचमेट है, अंकिता लोग तथा अन्य लोग सब बहुत पहले सफल हो गए, सब बहुत पहले बिहार एसआई बन गए, 2446 में ही इनके फ्रेंड सबका हो गया था, सब साथ में जुड़ा था। 2446 में संभवतः आपका फिजिकल नहीं हुआ था, 2213 में क्या हुआ था? 2213 में भी फिजिकल नहीं हुआ, 2446 में भी फिजिकल नहीं हुआ, 2213 में भी फिजिकल नहीं हुआ, और इस बार जो है सब चीज हो गया। और इनका ताल्लुकात संस्थान के हॉस्टल से रहा है, ये संस्थान के हॉस्टल में भी रहे हैं, और ये संस्थान के हॉस्टल में समय समय पर जुड़ते रहे, बिछुड़ते रहे, फिर जुड़े, फिर बिछुड़े, अकॉर्डिंग यानी ड्यू टू जॉब के वजह से। जैसे ग्रुप डी में थे तो फिर इन्हें ड्यूटी भी जाना रहता था, तो जैसे परीक्षा नजदीक आया, 1 महीना परीक्षा को बचा, हॉस्टल से जुड़ जाते थे, फिर जो है फिर ड्यूटी गए, फिर आए, इस प्रकार से जो है हॉस्टल से इनका रहा है। और फिजिकल जो है जुनून एकेडमी समस्तीपुर से ये किए हैं, पिछले 2 बार फिजिकल जो है इनका ये हो गया था, तो इस बार इनको हम सजेशन दिए थे और हॉस्टल के सारा लड़का को भेजे थे जुनून एकेडमी समस्तीपुर, तो वहीं से इनका फिजिकल हुआ है। और जुनून एकेडमी का रिजल्ट फिजिकल में बहुत शानदार रहा है, और जो है रविशंकर का सफर जो है सफलता असफलता दोनों वाला रहा है। कुछ कहिए इन लोगों को, कुछ भी कह दीजिए, और 21 को तो रहिएगा ना, अब तो रहना ही है, और बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना है महाराज, समझे। आप लोग नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा मेरे लिए, बताइए। लीजिए, कुछ बोलिए जो मन में आ रहा है,
लगभग 2-3 साल आप हमारे साथ रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल। उस दौरान जो भी आप अनुभव किए हैं अपने जीवन में, चाहे सफलता मिले या असफलता, समझ गए, लेकिन फाइनली तो आप जॉब में थे ही पहले, और जो एक सपना था कि नहीं बिहार एसआई बनना है, फाइनली आप बन भी गए हैं। बोलिए जो मन में आ रहा है, बोलिए आप। देखिए, जहाँ तक मेरा बात है, बहुत असफल हुए हम लाइफ में। सबसे पहले बहुत सारा एग्जाम्स असफल हुए, बताएं 2446, 2213, उसके बाद सचिवालय सहायक में मेरा मेंस भी हुआ, डीवी के बाद बाहर हुए हैं। उससे पहले एएसएम में 0.38 से साइकोम बाहर हुए, उससे पहले ड्राइवर में 0.5 से बाहर हुए थे, उससे पहले भी ग्रुप डी में भी बाहर हुए थे 2018 में। सबसे पहले हम आए थे एसएससी का तैयारी करने। एसएससी तो हुआ नहीं, बट 2018 में जब आया था रेलवे का वैकेंसी तो उसमें हम टर्न हो गए। फिर रेलवे भी नहीं हुआ, तो जब 2446 हुआ था तो मेरा नया नया ग्रेजुएशन हुआ था। हम फॉर्म डाल दिए, फॉर्म तो डाल दिए, बट जब सेट मारते थे तो पता चलता था मेरा आता 25 नंबर 30 नंबर, और मेरे एक भैया थे उसका आता था 55-60। उसके साथ हम कोशिश किए, जुड़ के पढ़े, बट वो नहीं चाहा पढ़ना साथ में, तो फिर छोड़ दिए, फिर अकेले पढ़े। तो किसी तरह प्री हो गया। और प्री का जब एग्ज़ाम दिए थे उससे पहले मतलब अच्छा 70 के आसपास क्वेश्चन सही था, तो हमें लग गया कि एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे घूम रहे थे, हम तो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि मेंस भी हो जाएगा। लेकिन एक दोस्त के पास गए तो बोला कि चलो ऐसा ऐसा है, ज्ञान बिंदु फ्री में पढ़ा रहा फिलहाल, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो चलो। तो हम बोले है जीएस पढ़ने का चीज़ है, हम नहीं जाएंगे, अपने से पढ़ लेंगे। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने से पढ़ के 70 क्वेश्चन सही करना उसमें बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर आए और सर के पास ज़बरदस्ती लेके आया। जब आए पहला क्लास किए तो निकलने के बाद हम उस लड़का को बोल दिए, अब आप क्लास करिए कि नहीं करिए, हम क्लास पूरा करेंगे, चाहे मेरा रिजल्ट हो अथवा ना हो। और उसी दरमियान जो है सर से जुड़े और उसी समय क्लास किए, टेस्ट किए, सब कुछ किए। फिर बीच में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में कुछ दिन के लिए घर गए, फिर आए, फिर लॉकडाउन से ही सर से पूरा लॉकडाउन यहीं रहे और जुड़ते रहे। और इसी का नतीजा है कि मेरा लगातार 3 बार, फिजिकल नहीं हुआ 2 बार अलग बात है, लेकिन प्री और मेंस अच्छे नंबर से 3 बार हुआ है, सर से ही जुड़े रहे। उसी बीच में जो मेरा ये भी हुआ, ग्रुप डी भी हुआ, एएसएम भी हुआ और सचिवालय सहायक भी, और सब इसी संस्थान का बदौलत है कि हम हर चीज़ यहीं से किए हैं। तो पढ़ाई के बारे में जितना हम बताएंगे उससे कई गुना ज़्यादा सर हैं, सर बताएंगे आप लोग को। जहाँ तक मेरा बात रहा, मेरा मानना है जितना भी सफल आदमी है उसको आप देख लीजिए, वो जिद्दी है। जब तक असफलता नहीं मिलता ना, सफलता का मज़ा नहीं आता। जब आप असफल होइएगा तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है। आप जब असफल होने लगिएगा, जो आपका अपना है वो दूर भागने लगता है। जब आप सफल होइएगा, जो दूर भागा है वो खुद आपके नज़दीक आएगा, फोन करेगा, हाँ भाई हम तो जानते थे तेरा हो ही जाएगा। उसको कुछ नहीं पता है होगा कि नहीं, वो बस बोलता है। तो बस इतना कहेंगे कि आप इस संस्थान से जुड़े हैं, सर जितना करवा रहे हैं उतना करिए। हम जो किए हैं, सर का नोट्स किए हैं, सर के नोट्स के अलावा क्वेश्चन बैंक किए हैं, क्वेश्चन बैंक के अलावा 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है वो आपको मेरिट बनाने में सहायक करे। सबसे बड़ा फैक्टर है मेरिट का। 50 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए और इतना ही सफिशियंट है। आदमी क्या करता है कि मार्केट में 10 गो बुक आता है, 10 बुक पढ़ता है। मेरा मानना है एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार। सिर्फ सर का नोट्स पढ़िए, सर के नोट्स के अलावा क्वेश्चन बैंक पढ़िए, और जो सेट लगाते हैं वो, और 50 क्वेश्चन वाला मत भूलिए, वो जरूर लगाइए। आपका कहीं नहीं जा रहा और आप मेरिट बनेगा, इसका गारंटी हम देते हैं। बस। चलिए हम आपको मिठाई खिलाते हैं। ये मेरा अपना मिठाई है, मत खिलाइए महाराज भाई। कितना मिठाई खाएंगे? रुकिए रुकिए, थोड़ा तोड़ के दीजिए। ठीक है, तोड़ के आधा दीजिए, आधा। पूरा खाइए, रस गाड़ दिए। हाथ तोड़। संस्थान की तरफ से एक छोटा गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन 21 को रहना है और बढ़ चढ़ कर रहना है। और जो है
पॉसिबल हो तो अगर अगर माँ आ सकती है या पिताजी आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए, मिठाई तो बहुत हो गया मेरे पास आज हो। बांटेंगे ना, हम खाएंगे। मेरे फ्रिज का मिठाई खत्म हो गया है, ले जाएंगे सारा, हम अपना खाएंगे। काहे देंगे आप लोग को? तो चलिए अब पढ़ते हैं। अरे आप लोग को बोलना पड़ेगा जी, बताइए तो, मतलब रिजल्ट को लेकर के आप लोग को बोलना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है आप नहीं देख रहे हैं, डेली आ रहा है लोग, और इसके अलावा हर बैच में, फाउंडेशन बैच में 2 लोग 4 लोग 5 लोग डेली आ जाता है, 3-4 फाउंडेशन बैच है, हर जगह लोग आ रहा है, समझ गए। ऐसे जब फ्री होते हैं रात में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, समझे। आप लोग को रिजल्ट के विषय में बोलना पड़ेगा। आप लोग को तो हमारी बातों को आप लोग को रखना चाहिए। हम क्या रखेंगे अपनी बात महाराज? जब हम ही रखेंगे अपनी बात तो आप लोग काहे के लिए हैं बताइए, समझे। हाँ, इसका जवाब दे दिए थे, टेस्ट में आएंगे अगले सब। काहे नहीं होगा? देखिए, अगर 2003 है, 2024 21 साल, 20 साल या उससे ऊपर है तो आप निश्चित तौर पर भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए अब पढ़ते हैं। और सब्जेक्ट रिवीजन, अच्छा आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे, लेकिन पहले अब पढ़िए, अब पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मिठाई ले जाइए तो यहां से हो। सब मेरे गाड़ी में दे दीजिएगा। अरे आप लोग को खिलाएंगे, चिंता मत कीजिए। रहने ये भी ले जाइए, जब मांगेंगे तब दीजिएगा। चलिए अब आइए तो, अब शांत हो जाइए। क्या बोल रहे हैं? आए क्या बोल रहे हैं? मिठाई मेरे लिए ना आया है वो मिठाई? वो मिठाई किसके लिए आया है? मेरे लिए ना, तो हम ना खाएंगे, तब फिर उस मिठाई में काहे अपना हक जमा रहे हैं? आगे आइए, अब आगे आइए। पहला क्वेश्चन, सॉरी, पहला चैप्टर लेवल 1 और लेवल 2 खत्म कर दिए थे। पहला चैप्टर में लेवल 3 है। सबसे पहले हम लोग लेवल 3 के बचे हुए 10 क्वेश्चन को जान लेते हैं, और फिर सेकेंड चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो आ जाइए अब आप। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, नियंत्रण परिषद की स्थापना, मतलब इसका अंग्रेजी होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और आप याद कीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। आगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आप सब लोग जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई है 1774 में, और इसको लेकर प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट को ही हिंदी में नियामक अधिनियम कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात 1773 के नियामक अधिनियम के तहत हुआ है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति, मतलब अंग्रेजी मिशनरी को भारत में आने की अनुमति
कल भी ये क्वेश्चन आया है 1813 के चार्टर्ड एक्ट। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति को लेकर प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था और 1834 में गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य या विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले शामिल हुए। लॉर्ड मैकाले 1834 में शामिल हुए। तो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के तौर पर सर्वप्रथम नियुक्ति हुई है लॉर्ड मैकाले की 1834 में। 1834 में यह पूछा जाता है, काफी अच्छा प्रश्न है यह, और इसको ध्यान से याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य या कानूनी सदस्य के तौर पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, समझ गए? तो बता दीजिए उत्तर क्या होगा? बी। बी, ठीक है, बी। तो एक बार याद कर लेते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1700। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के तौर पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई? किसकी नियुक्ति? लॉर्ड मैकाले। चलिए आगे आ जाइए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है या गलत? एकदम से सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, मजबूत कर दिया। हां, मजबूत किया है, सही बात है ये भी। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था? नहीं। देखिए, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1813 के चार्टर एक्ट के तहत नहीं आया है, बल्कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आया है। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आया है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत आया है। 1858। तो बताइएगा इसका उत्तर कौन हो जाएगा? कौन कौन सही है? 1 और 2। आगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। पहला, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। नहीं, 5। कितना? 5। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या हो गई 7 नहीं बल्कि 5। और जो 5 सदस्य था, सभी 5 सदस्य अलग अलग विभाग से संबंधित थे। सभी 5 सदस्य अलग अलग विभाग से संबंधित थे। एक था आपको राजस्व विभाग से संबंधित, एक था आपको सैन्य विभाग से संबंधित, एक था आपको कानूनी विभाग से संबंधित, फिर एक था आपको वित्त विभाग से संबंधित, और एक था आपको गृह विभाग से संबंधित। एक था आपको गृह विभाग से संबंधित, गृह विभाग से संबंधित। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 नहीं बल्कि 5, और जो 5 सदस्य थे जिसका संबंध अलग अलग विभाग से रहा है, एक राजस्व, दूसरा सैन्य, तीसरा कानूनी, चौथा वित्त और 5वां गृह। समझ गए? इसके बाद विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। हां, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत
विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई है। सही बात है ये। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया है। सही बात है, भेदभाव नहीं रखा गया है। तो कौन कौन सा कथन सही है? 2 और 3, आंसर बी। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई है। और सुनिए, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1892 के तहत और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892, प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919। तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई। भले अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही हो, लेकिन शुरुआत तो हुई है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 और प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कौन अधिनियम के तहत हुई? हाय 1800। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कौन अधिनियम के? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। आगे, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को 1919 और दलित महिला मजदूर को 1935। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई है। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुई है। प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुई है। बताइए क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? 1 नंबर में प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ है, हां या ना? सही बात है। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में काम करने वाले विषय को आरक्षित हस्तांतरित में बांट करके द्वैध शासन की शुरुआत की गई है। सही बात है ये। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था नहीं, गलत है ये। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1909 के तहत हुई है, ना कि 1919। केंद्र द्वारा शब्द छूट गया है यहां पर। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण सही है। इसका मतलब क्या है आप समझिएगा। देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र ने प्रांत यानी राज्य को, केंद्र ने प्रांत यानी राज्य को, केंद्र ने प्रांत यानी राज्य को विधायनी शक्ति मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया। सही बात है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र ने प्रांत को, राज्य को विधि बनाने का अधिकार दिया, कानून बनाने का अधिकार दिया है। यह सही बात है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं, आप याद कीजिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, हां या ना? द्विसदनीय विधायिका का गठन हुआ, द्विसदनीय विधायिका गठन हुआ। तो केंद्रीय स्तर पर वो 2 सदनों वाली विधायिका जो है शासन प्रशासन करती। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत हुई है। और प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई है, जिसके तहत काम करने वाले विषय को 2 भागों में बांटा गया, वो दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया है। दोनों प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया है। इसी वजह से हम यह बात कह सकते हैं कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र ने प्रांत को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया, यानी नियम कानून बनाने की शक्ति का हस्तांतरण किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, आंसर सी।
आगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय माने गए थे। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रांतों में काम करने वाले विषय को आरक्षित और हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया। आरक्षित विषय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आरक्षित विषय के अंतर्गत न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई, ये सब आरक्षित विषय के अंतर्गत आता था। फिर हस्तांतरित विषय की अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन, ये सब हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। ये सब हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन। और आरक्षित विषय के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई। तो यहां पर आरक्षित विषय पूछ रहा है, तो आरक्षित विषय में न्याय प्रशासन आता है, भू राजस्व आता है, पुलिस आता है, सिर्फ स्थानीय स्वशासन नहीं आता। आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। आगे, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। द्वैध शासन की अगर हम लोग बात करें तो यह प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को 2 प्रवर्गों में विभाजन, मतलब प्रांत में जो काम करने वाले विषय है उसे आरक्षित और हस्तांतरित में जो बांट दिया गया है, इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। यानी ये लैंग्वेज टफ है, लेकिन इसके कहने का मतलब यह है कि प्रांतों में काम करने वाले विषय को जो 2 भाग में बांट दिया गया है, और जो 2 भाग है हस्तांतरित और आरक्षित, वही तो द्वैध शासन कहलाया। यही चीज ये लाइन कह रहा है। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। नहीं, देखिए, महिलाओं को किसी भी देश में, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में, महिलाओं को प्रारंभिक दौर में मतदान करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। भारत में भी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, और भारत में महिलाओं को पहली बार मतदान करने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया। लेकिन सीमित महिला को, सीमित महिला को मतदान करने का अधिकार दिया गया। भारत में 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को आजादी के बाद मतदान करने का अधिकार मिला है। भारत में 21 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को आजादी के बाद 1947 के बाद मतदान करने का अधिकार मिला है, ना कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला है। 1919 के भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला है, लेकिन सीमित। जैसे जो शिक्षित महिला है उसे मतदान करने का अधिकार मिला, जो राज परिवार से संबंधित महिला है उसे मतदान करने का अधिकार मिला, जो व्यापारी महिला है उसे मतदान करने का अधिकार मिला, ना कि सभी महिला को मतदान करने का अधिकार मिला है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है या सही? गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हाँ, महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किए गए हैं। सही बात है। ये कौन सा सही है? केवल 2। निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में से कौन नहीं था? पहला, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ये तो विशेषता है ना हो एकदम। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया था। नहीं ना,
अब शिष्ट विषय किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल। यही ना गलत है हो, और गलते को ना चुनना था। कौन नहीं है मतलब कौन गलत है, तो गलत तो बी नंबर ही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? इसने कानून बनाने के प्रयोजन से गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया। हां किया है, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12। पिछले कुछ क्वेश्चन पहले में था, यह बात एकदम सही है। ये गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, गलत है। गवर्नर जनरल सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राधिकृत था, मतलब वह वृद्धि कर सकता था, वृद्धि कर सकता था। लेकिन कह रहा है नहीं, गलत है। नहीं नहीं था बल्कि था, वो वृद्धि कर सकता था। समझ गए? तो कौन सा सही है? केवल एक। इस प्रकार चैप्टर 1 का द इंड हो गया। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 2 में। और गुरुजी लोग चैप्टर 2 रिवीजन किए थे आप लोग? अगर रिवीजन किए होंगे तो फर्स्ट लेवल में कोई दम ना है। फर्स्ट लेवल में कोई दम है? फटाफट बनेगा। फटाफट समझते जाइए, बनाते जाइए और याद करते जाइए। समझ गए? आइए, और पहला चैप्टर में एक बात जान लीजिए, जो बता दिए हैं वही सत्य है। कहां क्या देता है उससे कोई मतलब नहीं है। हम भी किताब पढ़ते हैं, तब आकर के हम आपको पढ़ाते हैं। तो इसलिए हम भी किताब पढ़ के आपको सारा आंसर बतलाए हैं, ना कि ऐसे हम आपको कोई भी आंसर बतला दिए हैं। तो इसी वजह से जो आंसर बतलाए हैं वही सत्य है, उसी को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आइए। चैप्टर 2 संविधान का निर्माण, लेवल फर्स्ट। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के निर्माण को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार का इच्छा प्रकट किया है। और उन विद्वानों में एक महात्मा गांधी जी का नाम आता है। और बात अगर गांधी जी की करे तो गांधी जी ने 1922 ईस्वी में यह इच्छा प्रकट किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार किया जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा अनुसार किया जाएगा, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी। आगे, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। मतलब भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर मसौदा, एक प्रारूप तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। मसौदा कहिए, प्रारूप कहिए, ड्राफ्ट कहिए, बात बराबर है। तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, आप याद कीजिए। साइमन कमीशन आयोग, साइमन कमीशन आयोग का गठन 1927 में और इसका भारत आगमन 1928 में हुआ। साइमन कमीशन आयोग में 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी वजह से उसका विरोध हुआ। देखिए, साइमन कमीशन आयोग की बात करेंगे ना, गौर से सुनिएगा। अब जो बात है उसको गौर से सुनिएगा, तभी क्वेश्चन हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। साइमन कमीशन आयोग के कई कार्य थे। साइमन कमीशन आयोग का एक काम था 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में अच्छे से लागू हुआ है या नहीं हुआ है उसकी जांच करना। और साइमन कमीशन आयोग का दूसरा काम था
भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर मसौदा या प्रारूप तैयार करना। तो साइमन कमीशन आयोग का एक काम यह भी था कि वह भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर एक प्रारूप या एक मसौदा तैयार करता। लेकिन उस साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। गौर से सुनिएगा, देखिए, साइमन कमीशन आयोग का काम था भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर मसौदा तैयार करना, और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। और उसी मसौदा के तहत आगे भारत का संविधान बनता और आगे उसी संविधान के तहत देश में शासन प्रशासन चलता, भारत में शासन प्रशासन चलता, और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। यही मूल कारण था कि पूरे भारतवर्ष में साइमन कमीशन आयोग का विरोध हुआ। और जब पूरे भारतवर्ष में साइमन कमीशन आयोग का विरोध हुआ तो उस समय के भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा कि कांग्रेस ही भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर मसौदा तैयार करे। और फिर कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर मसौदा तैयार किया। कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के भौतिक संविधान के निर्माण को लेकर मसौदा तैयार किया, लेकिन उससे मुस्लिम लीग सहमत नहीं था। इसी वजह से वह लागू नहीं हो पाया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। कुछ समझ पाए हैं? तो वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में, मतलब 1947 से पहले के दिनों में, प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? सबसे पहले वामपंथी विचारधारा के प्रमुख नेता एमएन रॉय ने 1934 ईस्वी में भारत के संविधान के निर्माण को लेकर संविधान निर्मात्री सभा के विचार को प्रस्तुत करने का काम किया था। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा एमएन रॉय। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में, प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में, प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? एमएन रॉय ने। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? एमएन रॉय। सेम क्वेश्चन न है, हो परीक्षा अलग है। और देखिए यहां पर ऑप्शन हम सेट नहीं किए हैं, यहां पर देख लीजिए, आईएएस प्री 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? हमारा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उत्तर देंगे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी ने 1934 में। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? देखिए, जब 1934 में एमएन रॉय ने और फिर स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के निर्माण को लेकर संविधान के निर्माण को लेकर विचार प्रकट किया, तो आगे 1935-36 में कांग्रेस ने भी संविधान के निर्माण को लेकर अपनी बातें अंग्रेजों के समक्ष रखा और आगे चलकर वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। यह विचार 1938 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रकट किया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1938।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? 1938। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। देखिए आप समझिएगा, पहली बार 1942 ईस्वी में जो क्रिप्स मिशन योजना भारत आई थी, क्रिप्स मिशन योजना ने ही पहली बार इस बात को प्रस्तावित किया कि एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करेगी। यह प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन योजना ने दिया। लेकिन क्रिप्स मिशन योजना को तो कांग्रेस ने नकार दिया, मुस्लिम लीग ने भी नकार दिया। आगे चलकर कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ और कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ और उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन प्लान। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया है। कैबिनेट मिशन योजना 1900। और सुनिए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, देख रहे हैं 2 बार 3 बार आ गया है और किसी न किसी परीक्षा में ही पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है। काफी अच्छा प्रश्न है ये, समझे। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन। देखिए फिर वही प्रश्न है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1900। चलिए, तो आप समझ रहे हैं। देखिए मतलब एक ही क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भाषा में परिवर्तन करके 4-5 बार तो हम यहां पर दिखला दिए। और वो प्रश्न जो है, हमको नहीं लगता है कि वनडे एग्जाम में कोई भी ऐसा परीक्षा होगा जो उस प्रश्न को छोड़ा होगा। समझ गए? तो अब आगे आते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ है 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1900। आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946। देखिए बात क्या था जानते हैं? बात यह था 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लेबर पार्टी के तरफ से थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपने को लेकर प्रयास करेंगे। और फिर लंदन में रहने वाले भारतीय ने लेबर पार्टी के उम्मीदवार क्लीमेंट एटली का पुरजोर समर्थन किया और क्लीमेंट एटली की सरकार बन गई। वो प्रधानमंत्री बन गए। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने कैबिनेट का गठन किया और उन्होंने भारतीयों से जो वायदा किया था उस वादा को निभाने के लिए, उन्होंने भारतीयों से जो वादा किया था उस वादा को निभाने के लिए क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के सदस्यों को भारत भेजा। क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट के सदस्यों को भारत भेजा।
यही वजह है कि उसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। और कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस। सर स्टेफर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग का प्रधान था, वाणिज्य मंत्री था एक प्रकार से कहिए तो क्लीमेंट एटली की सरकार में। एबी अलेक्जेंडर नौसेना विभाग का प्रधान था और पेंथिक लॉरेंस जो है भारत सचिव के पद पर थे। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? देखिए 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को भारतीय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जो योजना रखी है उस योजना को 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना कहते हैं। और उस माउंटबेटन योजना में ही पहली बार भारत की सार्वभौम सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपने की बात की गई थी। अर्थात माउंटबेटन योजना के तहत भारत की सार्वभौम सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपी गई है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। तो भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती? किस नाम से? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती? किस नाम से? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अभी तुरंत न बताएं। यह प्रश्न आपके बिहार एसआई में भी पूछा है, बिहार एसआई में भी पूछा है। आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? देखिए आप सब लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना ने यह प्रावधान किया था कि कैबिनेट मिशन योजना ने यह प्रावधान किया था कि प्रत्येक 10 लाख आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य को शामिल किया जाएगा और उस आधार पर संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए। 389 सदस्य निर्धारित किए गए। आंसर क्या हो जाएगा? 389। और 389 में से आप सब लोग जानते हैं कहा गया था 296 ब्रिटिश प्रांत से आएंगे और 93 सदस्य देसी रियासत से। 93 सदस्य देसी रियासत से। और देसी रियासत के 93 सदस्यों का मनोनयन देसी रियासत के राजा महाराजा करते और 296 सदस्यों के लिए चुनाव होने थे। और 296 सदस्यों में से 292 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांत से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग, इन सभी क्षेत्र से आने थे। तो ये बात है। और 296 सीट के लिए चुनाव भी हुए और उस चुनाव में 296 सीट के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। उस चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 सीट। याद है कुछ? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांतों से होना था? 200। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से
कितने सीटें मुस्लिम लीग भी जाई रहा? 73 ना, 73। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई सभापति कब चुना गया? देखिए, हल्ला नहीं कीजिए। आप सब लोग जानते हैं संविधान सभा का बैठक 9 दिसंबर 1946 से होना प्रारंभ हुआ। 9 दिसंबर 1946 को हुए बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जो कि प्रोटेम स्पीकर थे संविधान सभा के या अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई तो संविधान सभा ने अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1900। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई जिस रोज उसका बैठक प्रारंभ हुआ ना, वही उसका स्थापना दिवस माना जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 ही संविधान सभा का स्थापना दिवस भी माना जाएगा। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई है? 9 दिसंबर 1900। संविधान सभा का गठन कब हुआ है? दिसंबर 1900। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1900। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर सच्चिदानंद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? उद्घाटन हुआ 9 दिसंबर 1946 और उसकी अध्यक्षता किया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? देखिए, आप सब लोग जानते हैं, आपको बताया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू ने रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है 13 दिसंबर 1946 को। इसे संविधान सभा ने स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया। 22 जनवरी 1947 को किया और 22 जनवरी को ही 1947 ईस्वी में संविधान सभा ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। समझ गए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946। आगे, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे?
देखिए, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष था कि नहीं था? एगो एच.सी. मुखर्जी और एगो वी.टी. कृष्णामाचारी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो एच.सी. मुखर्जी उत्तर होगा ना? हाँ। तो भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? जानते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है ये, और ये प्रश्न यूपीपीएससी में पूछा है। और अगर सुनिए, एक बात आप समझिए यहां पर, जैसे आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं ना, बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक को तो आपको करना ही चाहिए, और हम आपको करवाएंगे भी। क्वेश्चन बैंक देने के साथ साथ हम आपको करवाएंगे भी बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक। लेकिन बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक के साथ साथ 2 स्टेट के पीसीएस का भी क्वेश्चन बैंक आपको करना चाहिए। एक बिहार और दूसरा उत्तर प्रदेश, यानी बीपीएससी और यूपीपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीएससी, ये 2 स्टेट के क्वेश्चन बैंक को आपको करना चाहिए और निश्चित तौर पर करना चाहिए। और सेल्फ स्टडी में जो आप लोग बुक रखते हैं, एक बुक तो हम आगे 2-4 दिन में आपको दे देंगे, और संभवतः 21 तारीख को, सुनिए ना, हल्ला मत कीजिए, 21 तारीख को जो सम्मान समारोह रखे हैं, संभवतः उसी डेट में आपको बुक और बैग मिले, ऐसी संभावना है, और लगभग 90% संभावना यही है। समझ गए? 90% संभावना है 21 तारीख को, 21 को, समझे? तो बिहार एसआई का तो हम करवाएंगे ही। आप लोग जो बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं ना, ज्यादा कुछ मत कीजिए। बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाइए, बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाइए, बुक लिस्ट में इसको शामिल रखिएगा। बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक, संस्थान का स्टडी मटेरियल, संस्थान का स्टडी मटेरियल, और हमको लगता है कि इतना पर भी अगर आप अच्छे से पकड़ बना लेते हैं, आराम से रिजल्ट होगा। और मैथ और रीजनिंग में भी, मैथ और रीजनिंग वाले सर जो करवाएंगे, वो सीमित संसाधन रखिए। अपने संसाधन को कभी बहुत ज्यादा मत कीजिए, बहुत ज्यादा करने में फिर फंस जाइएगा, फिर लगेगा ये करे वो करे वो करे वो करे, उसमें कुछ नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर संसाधन सीमित होगा, निश्चित तौर पर आप कर जाइएगा, समझे? तो संसाधन सीमित रखिए और चीजों को करते रहिए। और एक फॉर्मूला तो हम आपको बताए ही हैं, जितना घंटा का क्लास उसका सीधा 2 गुना सेल्फ स्टडी। 4 घंटा का क्लास है, मतलब 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। 4 घंटा का क्लास है, मतलब 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, समझे? और सेल्फ स्टडी में सबसे पहले बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक पे पकड़ बनाइए। सेल्फ स्टडी में जितना पढ़ा दिया गया है संस्थान में, उतना चीजों का बार बार रिवीजन कीजिए। जिस रोज रिजल्ट आया था उस रोज आई हुई थी कई लड़की, उसमें एक लड़की बोली और वो चीज हमको काफी अच्छा लगा, पता नहीं उस पर आप गौर किए या नहीं किए। एक लड़की ये बात बोली थी
जो चैप्टर जब चलता था ना, उसी चैप्टर को हम बार बार पढ़ते थे। समझे? जैसे 1857 का विद्रोह है, 3 दिन तक चला, 3 दिन तक सिर्फ उसी चैप्टर को वो पढ़ती रही। उसका वो चैप्टर बेहतर नहीं होगा, उससे बेहतर वो चैप्टर किसी का हो ही नहीं सकता है। समझे? तो ये भी एक तरीका है। और देखिए, हर किसी पर एक दवाई सूट नहीं करता है। अब आप पे कौन दवाई सूट करता है वो आप समझिए, लेकिन वो भी एक तरीका है और बेहतरीन तरीका है, अच्छा तरीका है। समझे? तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहले बिहार एसआई के क्वेश्चन बैंक को कीजिए, संस्थान में जितना पढ़ा दिया गया है उसका रिवीजन कीजिए, फिर टाइम बचता है तो सबसे पहले बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को कर जाइए, और जब वो हो जाता है तब यूपीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को कर जाइए। बस इसके अलावा अन्य किसी भी राज्य के क्वेश्चन बैंक को करने की जरूरत आपको नहीं होगा मेरे ख्याल से। समझे? आगे आइए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1900। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1900। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? 22 जनवरी 1900। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? 22 जनवरी 1900। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। इसका मतलब यह है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव। संवैधानिक सलाहकार शब्द के लिए ही वैधानिक परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब संवैधानिक सलाहकार कहिए या वैधानिक परामर्शदाता कहिए, दोनों बात बराबर है। समझ गए? तो ये थे बीएन राव, बेनेगल रामा राव। आंसर हो जाएगा सी। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? बीएन राव। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार, वही बात है। समझ गए? कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार वही बात है। आंसर क्या होगा? बीएन। देख रहे हैं, क्वेश्चन एक ही है, उसको अलग अलग भाषा में पूछा जा रहा है। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान का जो प्रथम डिजाइन है, भारतीय संविधान का प्रथम डिजाइन बीएन राव के द्वारा तैयार किया गया था। बीएन राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप याद रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? बीएन राव। कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थोड़े थे, नहीं थे। समझ गए? बिहार मद्य निषेध पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 689 वाला जो है उसमें पूछा है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात? 10 लाख ना।
इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के हैं या गुलाम भारत के हैं? दोनों में तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति, मसौदा समिति का मतलब होता है प्रारूप या अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमिटी। इसका गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 और इसमें सदस्य है 7। आपके बिहार एसआई में भी पूछा गया है निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आप सब लोग जानते होंगे, याद है आपको? कौन बताइएगा प्रारूप समिति के 7 सदस्य का नाम बताइएगा कोई? बताइए तो। पहला नाम गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर, वो भी थे, वो अध्यक्ष थे जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। हाँ, और क्या? बीएल मित्रा, उसके स्थान पर दूसरा कोई आया था। बैठिए, ठीक है, कुछ नाम बताइए। प्रारूप समिति के 7 सदस्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एक वो हो गए। दूसरे के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, 5 हो गया। इसके बाद डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णा मचारी, क्लियर है ये बात? और बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव। ये इन 7 को थे। इस 7 के अलावा और कोई था? क्या होगा उत्तर? ए बी ठक्कर। कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? ए बी ठक्कर। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने देश को मसौदा समिति का गठन किया 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1900 भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने देश को मसौदा समिति का गठन किया। 29 अगस्त 1900 भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने देश को मसौदा समिति का गठन किया। 29 अगस्त 1900 भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान का जनक, पिता या निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव, क्या सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान बना दिए? नहीं, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने मिलकर संविधान बनाया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा है। समझ गए? जो मेन काम था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। तो इसी वजह से उन्हें संविधान निर्माता, संविधान का जनक, संविधान का पिता, ये सभी उपाधि उन्हें दिया जाता है। तो और आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु भी उन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में पढ़ाए थे और अंबेडकर साहब के विषय में प्रश्न पूछा भी जाता है और हम पढ़ाए थे। एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं याद है कि भूले। पूछे, बताइए तो। भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन कब किया? 1942। कुछ लोग बोले हैं 1942, जो बोले हैं सही है।
दूसरा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया? 1936। 1900 अपने जीवन के अंतिम समय में कौन धर्म को अपना? बौद्ध धर्म। याद है आप लोग, अच्छे आदमी हैं आप लोग। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल। उद्देश्य प्रस्ताव रखा, वही उद्देश्य प्रस्ताव जाकर के बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। वही बात है, आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल। तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN। देखिए कितना परीक्षा में पूछा गया है। यूपी लॉ और सब डिवीजन प्री 1998, झारखंड PCS 2003, उत्तराखंड प्री 2007, यूपी PCS 2014। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति कहिए, मसौदा समिति कहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, प्रारूप समिति कहिए, सब बात बराबर है। कौन नहीं था? ऑप्शन बताइए। पंडित जवाहरलाल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा। संविधान सभा। आप प्रस्तावना को पढ़िए, नोट है, नोट में प्रस्तावना को पढ़िए। एक बार प्रस्तावना देखिए ना, एक बार देखिए ना। देखिए, सुनिए, सुनिए गौर से, गौर से सुनिए। एक के दो लाइन हम पढ़ेंगे, उसी में क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, यहां पर इसलिए रुके हैं, यहां पर बोल रहे हैं इसलिए प्रस्तावना को पढ़ने, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है बच्चा को और ये याद नहीं रहता है। सुनिए प्रस्तावना की शुरुआत। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अब बीच वाले को छोड़ रहे हैं, उसके नीचे पढ़ रहे हैं, दृढ़ संकल्प होकर, आगे गौर फरमाइएगा, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक फलना एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो बात समझ में आया? आंसर संविधान सभा द्वारा होगा, हां या ना? कंफ्यूजन दूर हुआ? हाँ। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? किसके द्वारा? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा। अब सुनिए, अब टाइम हो गया है, अब सुनिए, हल्ला नहीं। कल शनिवार है, कल करंट का क्लास होगा। कौन चीज का क्लास होगा? और हां सुनिए एक बात और, कल आज जो है पॉलिटी दूसरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 7 से 8 दिन हम इसको नहीं जाने देंगे। जब हम लोग पढ़ लिए हैं थ्योरी, तो इसमें लटके रहने से फायदा है? हो कोई फायदा नहीं है। देखिए, आप ही ना जवाब दे रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन का, हमको तो थोड़ा बहुत ही ना बताना पड़ रहा है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, तो खत्म नहीं हुआ है। कल सबसे पहले हम आएंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसके बाद करंट पढ़ाएंगे। सबसे पहले आएंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब मान के चलिएगा कि ये कल का क्लास है, उसके बाद करंट पढ़ाएंगे, ठीक है ना?
तब टारगेट पूरा हो जाएगा 7 दिन में। मतलब अगले सप्ताह जाते जाते जो है 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म। समझे बात को? तो ठीक है, आगे सुनिए सुनिए। दीजिए दीजिए। तो पहला चैप्टर है लड़की है, पहला चैप्टर दीजिए। रुकिए, पूछेंगे क्वेश्चन। जिससे पूछ रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, जिससे पूछ रहे हैं उसी को जवाब देने दीजिएगा, ठीक है? पीछे ये आ रहे हैं, आ रहे हैं पीछे ये। कल जो पढ़ा है वही पूछेंगे। ना आपसे पूछे, आप खड़ा होइए। कल आए थे ना क्लास? है कल आए थे ना? हाँ ठीक। ऑब्जेक्टिव करवाए थे, याद है? याद किए थे? होमवर्क बोले थे घर पे जाके पढ़िएगा। हाँ ठीक है, बताइए गौर से, कोई आप लोग मत बोलिएगा। अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया? 1892। गलत है ना? क्या होगा उत्तर? 1900। देखिए अब आप ही लोग बताइए, आप लोग इंसाफ कीजिए, आप पंच परमेश्वर हैं, बताइए। पढ़ाने वक्त समझाए, ऑब्जेक्टिव करवाए, याद करवाए, इसके बावजूद याद नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? बताइए लोग क्या कह रहा है? हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कुछ कहे हैं? पढ़िएगा ना आगे से, पक्का। बैठ जाइए। उन्नीस सौ 9 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। तिलक, तिलक वाले, टकलू तिलक वाले खड़ा होइए। किसके द्वारा भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? कौन अधिनियम के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? इधर देखिए, कैसे होई? ऐसे में कुछ ना होई, सिर्फ पूजा करके तिलक लगाने से कुछ होने नहीं जा रहा है। क्या होगा उत्तर? हो 1858। आप ही में से एक ना है ये सब, बताइए कैसे होगा? खड़ा रहिए थोड़ा देर। हाँ हाँ, बताइए। ध्यान से जवाब दीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। हाँ ना? बैठ जाइए। ए लड़की, कल आए थे ना क्लास? बैठ जाइए। हे सूट, कल आई थी ना क्लास? आप खड़ा हो जाइए। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत
भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? 1892। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। टोपी खड़ा हुई तो आप। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, ये क्वेश्चन का वैल्यू नहीं हुआ। उन्नीस 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन बना? बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। आज कुछ लोग से पूछे हैं, कल पूछेंगे, कल पूछेंगे, कल। चलिए आगे सुनिए गुरुजी लोग, हल्ला मत कीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट। कल का होमवर्क क्या है सुनिए पूरा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 51 तक ऑब्जेक्टिव याद करके आना है। और दूसरा होमवर्क, अभी तक जितना करेंट करवाए हैं उसका पूरा रिवीजन करके आना है, समझे? और सब बढ़िया ना? और आज बिहार एसआई का दूसरा बैच शुरू हो गया, पता है ना आप लोग को? हाँ, धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। हैं? पेन दीजिए, जल्दी पेन दीजिए। हाँ क्या? हाँ तो हम क्या करें बताइए? पेन लीजिए, पेन लीजिए। बिहार पुलिस का टेस्ट का ऑनलाइन पता नहीं, ऑनलाइन तो सिर्फ बैचे में होता है, उस बैच में होता है। अरे फोटो स्टेट वाला दुकानदार से जाकर के ले लीजिएगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। आसपास में जो भी फोटो स्टेट का दुकान है मिल जाएगा। अब जा रहे हैं, मेरा टाइम हो चुका, हमको दूसरे सेंटर पे जाना है, बैच है 5:30 बजे से। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगले क्लास में।